अचानक बिहार की राजधानी पटना पहुंचे एमआईएम के मुखिया बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी और उनको रिसीव करने खुद पहुंचे एमआईएम के बिहार प्रदेश अध्यक्ष शाहमूर विधायक अख्तर उल इमान और साथ ही नजर आ रहे हैं राष्ट्रीय प्रवक्ता आदिल हसन आज़ाद और तमाम बड़े पार्टी के चेहरा और नेता वहां मौजूद है एमआईएम मुखिया बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को रिसीव करने के लिए। जी हाँ, दरअसल आपको बता दें कि ये विजिट जो है वो अचानक नहीं बल्कि एक शेड्यूल मीटिंग है, विजिट है जो कि जेपीसी को लेकर जो है वो एक अहम बैठक होने वाली है 18 तारीख यानी कल के दिन। और इसी सिलसिले में जो है एमआईएम के प्रमुख बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पटना बिहार की राजधानी पहुंचे हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि साथ ही साथ कि इसी साल 2025 में जो है बिहार विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और पार्टी ने जिस तरह से जो है पिछले दिनों उपचुनाव में भी कैंडिडेट खड़ा किया था और साथ ही साथ पिछला जो प्रदर्शन रहा है और ख़ुद इस बार अख्तर उल इमान जो एमपी के इलेक्शन लड़े थे और जिनको तकरीबन 3 लाख वोट मिला और उसके बाद कहीं ना कहीं पार्टी जो है वो फैलती जा रही है और 2025 का इलेक्शन भी सर पर है, इसके सिलसिले में भी बातचीत होनी है। सूत्रों के हवाले से खबर ये भी है कि रूपरेखा तैयार की जाएगी आने वाले इलेक्शन में किस तरह से जो है एमआईएम पार्टी अपना पैर और फंसा रहेगी। पिछले इलेक्शन में जब एमआईएम के प्रमुख बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी पटना आए थे और उन्होंने किस तरह से जो है राजद हो या भाजपा हो या कांग्रेस पर तंज कसा था, देखिए ये वीडियो। राजद चुनाव लड़ रही है अपने परिवार को बचाने के लिए। राजद चुनाव लड़ रही है कि परिवार बच जाएगा तो 25 के विधानसभा में हम कुछ सीटें हासिल कर लेंगे। आप बताइए, एक एक आपने कितने बरस लालू प्रसाद यादव को और मोहतरमा राबड़ी देवी साहिबा को मुख्यमंत्री का मौका दिया। उनके 2-2 बेटों को आपने विधायक बनाया, मंत्री बनाया, डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया। अब लालू जी का दिल नहीं भरता है तो कह दिए कि अब मेरी 2-2 बेटियों को भी मैं सांसद बनाऊंगा। क्या यहां से आपके दरमियान में कोई पाटलिपुत्रा का एमपी नहीं बन सकता था? क्या आप में काबिलियत नहीं है? मगर नहीं, वो सिर्फ यही चाहते हैं कि परिवार को बचाया जाए और फिर इसीलिए अपनी दोनों बेटियों को उन्होंने उम्मीदवार बना दिया। 22 उनके उम्मीदवार राजद ने दिए। अगर आप माले को मिला लेंगे और फिर आप सीपीआई को मिला लेंगे, मल्ला की वीआईपी पार्टी को मिला लेंगे तो 32 उम्मीदवार में सिर्फ 2 मुसलमान हैं और 17% आबादी मुसलमानों की बिहार में है। और लालू जी और तेजस्वी हम पर इल्जाम लगाते हैं कि ओवैसी वोट काटने को आया है। अरे तुम्हारे परिवार से 2 और 22 में हमारे 2, बताओ ये कौन सा इंसाफ है मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों? ये आपको सोचना है। मैं आपसे कह रहा हूं, ये सिर्फ आपका वोट हासिल करना चाहते हैं। ये आपको सम्मान नहीं देंगे, ये आपको आपका जायज मुकाम नहीं देंगे। ये सिर्फ वोट हासिल करते जाएंगे, बीजेपी का डर दिखाएंगे, मोदी की बात करेंगे। अरे सबसे ज्यादा नुकसान अगर बीजेपी के 10 साल में किसी को हुआ, क्या लालू जी और तेजस्वी का घर तोड़ा गया बुलडोजर से? बोल दो आप। बुलडोजर तो मेरे घर पर चला। अतीक को गोलियां मारी गई, क्या तुम्हारी औलाद पर गोलियां किसी ने चलाई? शहाबुद्दीन जेल में थे तो सीवान की सरजमीन शहाबुद्दीन को नहीं मिली दफनाने के लिए। हम पे जुल्म हुआ, क्या तुम्हारी बेटियों से हिजाब खींचा गया? क्या हमारी अज़ाओं पर गालियां दी गई? किसने किया ये? 100 साल का मदरसा बिहार का जला दिया गया। बताओ आप कौन है डिप्टी चीफ मिनिस्टर? तेजस्वी यादव हैं। अरे तुमको अगर इतना वोट की फिक्र थी तो तुम जाते उस जले हुए मदरसे का मायना करते, तुम नहीं गए। सीवान का एक 7 साल का बच्चा, उसकी मां पुकारते रही कि मेरा बेटा 7 साल का है। जो 16 साल के कम उम्र के होते हैं वो जेल को नहीं भिजाए जाते, उनका एक अलग घर होता है बच्चों का, जुवेनाइल होम कहते हैं अंग्रेजी में। वो मां पुकारते रही
वो मां कहते रही तेजस्वी से कि तेजस्वी मेरा बेटा 7 साल का है, जेल मत भिजाओ। 7 दिन वो मां सीवान की जेल के सामने बैठी रही। आज तुम ओवैसी को गाली देते हो जालिमों। अगर तुम्हारी औलाद पर कुछ हो जाएगा तो तुम सारा बिहार आसमान पर उठा लेते हो कि हमको जेल में डाल रहे हैं। तेजस्वी कहते हैं, लालू कहते हैं मेरे परिवार को जेल में डालेंगे। तुम्हारा परिवार को जेल में डालने की बात तो जेल होगी, और मेरा बेटा जो 7 साल का 7 दिन जेल में था उसकी तकलीफ नहीं होगी। तेजस्वी बोलो, तुम डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, तुमने क्या किया? तुमने हमारे 4 जर खरीद गुलामों को तुमने खरीद लिया, जमीर फरोशों को। उन्होंने जमीर बेचा और तुमने उनको खरीद लिया। और एक ऐसा एमएलए है हमारा जिसको इन्होंने खरीदा, कितने में उसको मालूम हुआ कि उसको 70 लाख या 1 करोड़ रुपया दिया गया। वो जाकर अपना ईमान बेच दिए और दुबई में होटल खोलते हैं। वो दुबई में होटल खोला, होटल का इनॉग्रेशन करवाया क्रिकेटर अजहरुद्दीन से। और आपको मालूम होटल का नाम क्या रखा उसने? हैदराबाद बिरयानी हाउस। यानी हम सब 5 साल तूफान आया, सैलाब आया, जमीन कट रही है, हम दौड़ रहे हैं। सीमांचल की जनता ने उनको कामयाब किया तो उन्होंने हमारी पार्टी को धोखा दिया। तो ये सिर्फ खरीदना जानते हैं, जो बिकता है उसको खरीदते हैं, जो नहीं बिकता उस पर इल्जाम लगा देते कि ये मिला हुआ है, बी टीम है, वोट काटने वाला। तुम जितने इल्जाम लगाते लगा लो, मुझे उसकी फिक्र नहीं है, क्योंकि जब हम सब दोबारा जिंदा किए जाएंगे उस वक्त ये जो इल्जाम लगाने वाले हैं, तुम तैयार रहना, अल्लाह के दरबार में तुमको जवाब देना पड़ेगा। जब मुझे कोई फिक्र नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह मुझे कोई फिक्र थी ना रहेगी। तुम्हारे इन झूठे इल्जामात की मैं परवाह भी नहीं करता। बल्कि सुनो राजद और कांग्रेस के लोगों, तुम्हारी झूठ को मैं अपनी जूती पर भी नहीं रखता हूं। तुम सिर्फ झूठ बोल सकते हो। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इसीलिए हम आपसे कह रहे हैं कि अपनी ताकत दिखाइए। हमने यहां पर फारूक रजा को हमारा उम्मीदवार बनाया तो लालू परिवार पाटलिपुत्रा के गांव गांव फिर रहा है भीख मांगते हुए कि हमको वोट दे दो, मंजलिस को वोट मत दो। अगर हम उम्मीदवार नहीं देते तो क्या लालू का परिवार फिरता गांव में? मगर क्योंकि यहां से हमने एक शेर को उतारा तो शेर के डर से सब भाग रहे हैं। इनको डर इस बात का है, अगर यहां से फारूक रजा आगे बढ़ जाएगा, यहां की जनता में सियासी क़ियादत का पैगाम पहुंचा देगा जो होगा, तो तेजस्वी को इस बात का डर है कि अगर इस चुनाव में नहीं रोक पाए तो विधानसभा में ये तो हमारी गिल्ली को उड़ा देंगे। हम उड़ाएंगे तुम्हारी गिल्ली को इंशाअल्लाह। तुम ये समझ रहे हो कि हम सिर्फ ये पार्लियामेंट का चुनाव लड़के चले जाएंगे, पाटलिपुत्रा से नहीं जाएंगे। लिख के रख लो तेजस्वी और तुम्हारा परिवार, जब विधानसभा का चुनाव आएगा तो यहां पर जितने विधानसभा हैं वहां से मजलिस अपना प्रत्याशी उम्मीदवार को खड़ा करेगी और ओवैसी खुद आएगा प्रचार करने के लिए, जैसा आज मैं आया हूं। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हम आपसे फिर से अपील कर रहे हैं कि वोट एक अमानत है और इस अमानत को सही इस्तेमाल करिए। तीसरी बात की है, अभी अख्तरुल ईमान साहब ने अपनी बसीरत अफरोज किताब में जाति जनगणना की बात की। यहां पर पालीगंज में हमारे अंसारी भाई बहुत रहते हैं। मैं उनको बताने के लिए कह रहा हूं कि अंसारी भाइयों की आबादी बिहार में 46 लाख है ना अख्तर भाई, 46,34,235 है। अब हम ये नाम लेके जा रहे हैं, कल से बल्कि आज शाम से तेजस्वी और लालू परिवार अंसारी भाई शुरू हो जाएंगे।
अभी नहीं बोल रहे थे। अंसारी भाइयों की आबादी 46,34,245 है। कितने साल लालू राबड़ी मुख्यमंत्री थे? 12 साल, 15 साल थे। तेजस्वी डिप्टी सीएम करीब 3 साल रहे होंगे, 3.5 साल, माने 19 साल के करीब राजद की सरकार। 46,34,245 अंसारी भाइयों की आबादी बिहार में है। आपको नौकरी कितनी मिली और कितनी मिलनी, हम बताते हैं कितनी मिलनी चाहिए थी आपको। आपको नौकरी मिलना चाहिए था 48,650, 48,650। हाँ, कितना नहीं है वो, आप लिख के दिए 100। अच्छा, 78,000 अख्तर भाई कह रहे, चलिए मानते हैं। मिली कितनी नौकरी आपको? 4,000, हाँ 44,000 करीब। हाँ, उतनी नौकरी कम मिली आपको। अब इसके बारे में तेजस्वी कुछ बोलेंगे, लालू बोलेंगे, नीतीश बोलेंगे, कुछ नहीं। बुनकर भाइयों की आबादी है, तुमने क्या किया उनके लिए? उनके पावरलूम के लिए क्या किया? याद रखिए, ये सिर्फ वोट हासिल करते हैं। आप मंजलिस का साथ दीजिए, आपको मान सम्मान मिलेगा, आप नेता बनेंगे इंशाअल्लाह ताला। आप खुद अपने मुकद्दर के फैसले करेंगे। मगर यहां पर सिर्फ इल्जाम लगा दिया जाता है कि मंजलिस आई तो वोट काट के जाएंगे। अच्छा मेरे भाई, कल मोदी जी भी यहां पर आए थे। अगर हम मोदी जी के बारे में, नरेंद्र मोदी के बारे में नहीं कहेंगे तो ये राजद कांग्रेस वाले तोलते हमारे भाषण को। इन्होंने आधा किलो ज्यादा बोला हमको, मोदी को कम बोला। तो हम किसी का कर्जा नहीं रखते, मगर आप जानते हैं कि इस पाटलिपुत्रा सुनिए पाटलिपुत्रा पार्लियामेंट हलके में कैंटोनमेंट का आर्मी का एरिया है, दानापुर। यहां पर मुकामी आवाम को बड़ी तकलीफ होती है वहां से गुजरने के लिए, सिंचाई के लिए। सिंचाई के लिए पालीगंज में किसान को पानी नहीं मिलता, और फिर जो नदी के किनारे का इलाका है दियारा, वहां पर आज भी लोग विकास के लिए तड़प रहे हैं।